नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा अति महत्वपूर्ण कंटेंट शेखावटी मिशन 100 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। पाठ का नाम है, अध्याय है यानी चैप्टर है विद्रोही और राज। हमारा चैप्टर होगा विद्रोही और राज वाला। तो हम प्रश्न हल कर लेते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा हमारा कि दोपहर बाद रिक्त स्थान में भरना है कि दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। कौन सा दिन था वो कि दोपहर बाद मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो ये दिन था 10 मई का। 10 मई 1857 की क्रांति की बात चल रही है। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली को नियंत्रण में लेकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा जो बेटे थे, उनका नाम था बिरजिस कद्र, को अपना नेता घोषित कर दिया। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने, नाम था गोनू, रिक्त स्थान में हम गोनू भरेंगे, के इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह उपनाम से भी जाना जाता है। तो डंका उपशाह नाम से किसे जाना जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को कलकत्ता को अवैध घोषित कर अंग्रेजों ने झांसी और सतारा, दो जगह थी, दो शासन व्यवस्था थी, एक झांसी की और एक सतारा की, इन रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर का कि 1856 में कुशासन के आधार पे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। 1856 में कुशासन के आधार पे अवैध क्षेत्र को या रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा 8 नंबर, अवैध के अधिग्रहण के बाद 1856 में अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त जो भू व्यवस्था थी उसे लागू की। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर प्रश्न है, वो है रिक्त स्थान, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवैध को कहा गया। जो ऊपर हमने पढ़ा कि अवैध को किस तरह से कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला था। अवैध जो एक रियासत थी उसमें सबसे लंबा प्रतिरोध चला। रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ की राहत नामक चित्र थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया था। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल यानी उनकी याद में एक चित्र बनाया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासन की तरफ से गवर्नर जनरल थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रसिद्ध कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। हास्यस्परक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के कार्टून में द कैनिन का दया भाव यानी दी क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के नए सुझावों का मजाक उड़ाया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लेते हैं आप। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली थे सहायक संधि के सहायक संधि के जनक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। अवैध रियासत या राज्य ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1851 में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली 2 महिला शासिकाओं के नाम, तो एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और एक थी बेगम हजरत महल जो अवध रियासत यानी कहीं कि लखनऊ से। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने किस नवाब को अपदस्थ कर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? तो उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के शासन का पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया अंग्रेजों ने। उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया? शाहमल ने। रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह जो अवैध रियासत के शासक थे, नवाब थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है 7 नंबर की अवध के नवाब वाजिद अली शाह
को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया, कहाँ भेज दिया गया? कोलकाता। सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया? 1829 में। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा कब की गई? तो 25 अगस्त 1857 को। अंग्रेजों को दिल्ली की क्रांतिकारियों के कब्जे से कब मुक्त कराने में सफलता मिली? तो ये सितंबर 1857 का दिन था। अवैध क्षेत्र या रियासत को अंग्रेज कब दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए? तो मार्च 1858 में। 1857 की क्रांति के दमन में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले 4 अंग्रेजी सेना नायकों के नाम बताने हैं आपको। तो कॉरलिन कैंपबेल, दूसरा नाम है जेम्स आर्मस्टन, हेनरी हैवलॉक और कर्नल इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि जस्टिस यानी न्याय नामक चित्र में किस अंग्रेज महिला को कानपुर में विद्रोहियों का दमन करते हुए चित्रित किया गया? मिस व्हीलर। 14 नंबर प्रश्न है चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से सर्वप्रथम किस सैनिक कंपनी ने इनकार कर दिया था? थर्ड लाइट कैवलरी नाम की एक कंपनी थी, उसने मना कर दिया। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि देह से जान जा चुकी थी, रिक्त स्थान भरना है हमें। कोई सड़क, बाजार और घर ऐसा नहीं था जहाँ जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। लोकगीत में किसके बिछड़ने पर शोक व्यक्त किया गया है? लोकगीत में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह के कोलकाता चले जाने पर या निष्कासित कर दिए जाने पर अवध की जनता ने इस तरह से शोक व्यक्त किया था। लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न होगा कि कंपनी सरकार को अवध के विलय में दिलचस्पी क्यों थी, कि क्यों कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया, ऐसा क्या था? तो हम देख लेते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनी सरकार उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत अवध था, तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय को लेकर हमेशा आतुर थी, क्योंकि यह क्षेत्र नील और कपास की खेती के लिए बड़ी उपजाऊ जमीन वाला था। इस इलाके को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उक्त कथन कब, किसने और किसके बारे में कहा? तो 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में ऐसा कहा था कि ये गिलास एक फल है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा अवध में 1857 की क्रांति के संघर्ष की व्यापकता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि अवध 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र था। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। अवध क्षेत्र में लड़ाई की बागडोर अमल में तालुकदार और किसानों के हाथों में थी। अवध के अधिकांश तालुकदार नवाब के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे, इसलिए वे लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में सम्मिलित हो गए। कुछ जो निष्ठावान तालुकदार थे बेगम की पराजय के बाद भी संघर्ष जारी रखा। कड़े संघर्ष के बाद ही अंग्रेज मार्च 1858 तक अवध क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। धार्मिक उपदेशक थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध धार्मिक प्रचार किया। जब वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विरोधियों ने अपना नेता चुन लिया और उन्होंने चिनाहोट के विख्यात संघर्ष में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया और विद्रोहियों का विश्वास था कि मौलवी अहमदुल्ला के पास जादुई शक्तियां हैं। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा प्रश्न होगा कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए कई कानून पारित किए, जिनमें से हम देख लेते हैं कि समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सैनिक अधिकारियों के साथ साथ आम अंग्रेजों को भी ऐसे भारतीयों पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पॉइंट हम करेंगे कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोहियों को केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। थर्ड नंबर हम पॉइंट बनाएंगे इसमें कि अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता का जो नाम है उनको सुमेलित करना है। तो हम देख लेते हैं दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे।
तो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। दिल्ली से थे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। कानपुर से थे नाना साहब। अवैध लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। इन नामों को आप याद रखें। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 की क्रांति को देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इस जन क्रांति में देश के प्रत्येक धर्म, जाति और समूह के लोग साम्राज्यवादी ताकत या शासन या कहें कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ रहा था और संयुक्त उद्देश्य इनका बाबत जो संघर्ष में भाग ले रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत या जो हड़पने की नीति थी, रियासतों को हड़पने की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, तो वो क्या थी, इसके बारे में लिखना। नेक्स्ट उत्तर हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति या व्यपगत नीति भी जिसको कहते हैं या व्यपगत सिद्धांत भी जिसको कहते हैं द्वारा कंपनी के राज्य का विस्तार किया। इस नीति के तहत देशी राज्यों के शासकों से दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, पाबंदी लगाती थी और उनके राज्य की कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। गोद निषेध प्रथा के अतिरिक्त अवैध जैसे अंग्रेज समर्थक राज्य पर भी कुशासन का आरोप लगा दिया गया और 1856 में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9 नंबर के 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण कौन से। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। कंपनी सरकार ने पुरानी जो ब्राउन बैस बंदूक थी उसके स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया था। इस राइफल में जो कि कारतूस भरी जाती थी उसे दांत से काटना पड़ता था। सैनिकों में अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इससे सैनिकों में भयंकर असंतोष फैल गया था। तो 1857 की क्रांति का सैनिकों में जो इस प्रकार का भय और असंतोष उत्पन्न हो गया था, ये तत्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के 4 राजनीतिक कारण बताने हैं। तो 4 राजनीतिक कारण हम देख लेते हैं। मुगल सम्राट के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। अवैध जो रियासत थी, जो अंग्रेज़ों की प्रति उनका अच्छा भाव था, उसको भी कुशासन के आरोप में हड़प लिया गया। व्यपगत नीति के आधार पर राज्यों का विलय कर लिया गया। जमींदारों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष था ही। तो ये 4 पॉइंट हमारे होंगे राजनीतिक कारण के। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर प्रश्न होगा कि 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कोई 4 सैनिक कारण बताने। सैनिक कारण हम देख लेते हैं कि अवध के सैनिकों में असंतोष था। यूरोपीय अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार था। सैनिकों में वेतन जो मामले थे उसमें भी वो संतुष्ट नहीं थे, असंतोष था। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, ये तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न होगा कि 1857 की क्रांति के विस्तार में अफवाहों और भविष्यवाणियों का पर्याप्त योगदान था। व्याख्या कीजिए। अफवाह, जो चर्बी लगी कारतूस एक प्रकार की अफवाह थी। भविष्य का देख लेते हैं, भविष्यवाणी का क्या योगदान रहा। 1857 की क्रांति जन विद्रोह के विस्तार में अफवाह और भविष्यवाणियों का पर्याप्त योगदान था। तो हम उदाहरण से देख लेते हैं। चर्बी वाला कारतूस जो तत्कालिक कारण बना। स्थापना के 100 साल बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समाप्त होने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। चपातियों के वितरण की घटना और आटे में हड्डियों का चूरा मिलावट करने की अफवाह, ये सारी घटनाएं थी जो उस समय वे क्रांति का रूप ले चुकी थी। 1857 की क्रांति में शाहमल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो शाहमल कौन थे। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के 84 गांव के किसानों तथा काश्तकारों को अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध के लिए शाहमल ने संगठित किया और शाहमल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। शाहमल ने अंग्रेज अधिकारी थे उनके बंगले पर कब्जा करके उन्हें न्याय भवन की संज्ञा दी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। स्थानीय लोग उन्हें राजा नाम से संबोधित करते थे। अंग्रेजों के साथ संघर्ष में जुलाई 1857 को शाहमल को वीर गति प्राप्त हो गई, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1857 के विद्रोह में साहूकार और अमीर लोगों को विद्रोहियों ने निशाना क्यों बनाया। तो 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने अनेक स्थानों पर साहूकारों तथा अमीरों को किसानों का उत्पीड़क व अंग्रेजों का पिट्ठू मानकर उनकी संपत्ति को निशाना बनाया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15 नंबर के 1857 के
विद्रोह के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख जो सरकारी दस्तावेज या कहीं सरकारी दस्तावेजों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि 1857 की क्रांति के बारे में अनेक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हुए। औपनिवेशिक प्रशासकों और अन्य अधिकारियों की चिट्ठियाँ, डायरियाँ भी मिली, आत्मकथाएँ भी मिली और सरकारी रिकॉर्ड से भी विद्रोहकालीन परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। असंख्य जो मेमो यानी स्मृति नोट्स और रिपोर्ट्स के जरिए सरकारी जो सोच है या रवैया था उसको समझा जा सकता है। कला और साहित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका के रूप में कैसे पेश किया, तो इसको देख लेते हैं हम कि कला और साहित्य ने किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई को एक नायिका के रूप में पेश कर दिया। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की क्रांति के नायकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने में योगदान दिया। राष्ट्रवादी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में एक कविता लिखी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जैसी कालजयी कविता की रचना की। रानी लक्ष्मीबाई को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के नींद सुलाते हुए आगे बढ़ती रही। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। यह हमारा अति महत्वपूर्ण चैप्टर रहा जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रति किस तरह से विद्रोह उत्पन्न हुआ और 1857 की क्रांति लड़ी गई जो एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।